वेलकम क्लास 12 पी ब्लॉक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज कंटिन्यू करते हैं रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं, तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, डाइऑक्साइड्स आप इनको बोलते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये दो तरीके के ऑक्साइड्स यानी कि E2O3 टाइप और E2O5 यानी डाई ऑक्साइड, डाई टेट्राऑक्साइड और डाई पेंटाऑक्साइड फॉर्म्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। और अगर हम N2O5 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये एसिडिक होते हैं ट्राई ऑक्साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और अगर इनके जितने भी लो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होते हैं इस पी ब्लॉक एलिमेंट में, उनकी एसिडिटी यानी उनका एसिडिक जो कैरेक्टर होता है वो कम होता है। तो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर के बेसिस पे आप इनकी एसिडिक कैरेक्टर को मेंशन करेंगे। कैसे? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी तो आपकी एसिडिक जो स्टेट होगी वो भी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज़ हो जाएगी ग्रुप में आपके ऊपर से नीचे चलने पे, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है। तो आप अगर इसकी आप एसिडिक स्टेज अगर लिखना चाहेंगे यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहेंगे तो भी वो डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी कि पहले आप नाइट्रोजन डाई पेंटाऑक्साइड को लिखेंगे, फिर P4O10 को लिखेंगे, फिर AS4O10 को, देन SB, ये डिक्रीजिंग फॉर्म होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब जब आपने कहा कि ये E2O3 और E2O5 दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो इनमें आप जब देखते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं वो सिर्फ E2O3 टाइप के जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनको आप एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये एसिडिक होते हैं नेचर में। उसके बाद जब दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी, ये एम्फोटेरिक टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। हिंदी में आप इनको कहते हैं उदयधर्मी। और लास्ट में आपको जो एलिमेंट मिलता है पी ब्लॉक का 15 ग्रुप में, उसे आप कहते हैं प्रीडोमिनेंटली बेसिक ऑक्साइड्स, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आपको मालूम है कि एसिडिक नेचर नीचे जाने पे कम हो जाता है आपके ग्रुप में, और आपके जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो भी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से जो लास्ट आपका एलिमेंट हुआ बिस्मिथ, वो आपका प्रारंभिक ऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद उदयधर्मी हो गए, उसके बाद जो ऊपर होंगे आपके वो एसिडिक होंगे, यानी कि आपके ऑक्सीडाइज्ड प्योर टाइप के ऑक्सीडाइज्ड हो गए, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, अगर आप इनकी धातुओं के साथ क्रिया देखेंगे 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स की, तब आप क्या देखते हैं कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके द्वितत्वीय यौगिक यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन, इनकी ये जो प्रतिक्रिया होती है वो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा होती है। अगर आप ऊपर हम नीचे से अगर सोडियम की बात करें, सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम की, तो आपके नीचे के ही तत्व यानी 15 ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे इनके साथ रिएक्शन करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। तो आप अगर हम सोडियम के साथ आर्सेनिक की क्रिया कराते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड, उसके बाद अगर हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक एंटीमोनाइट, और अगर मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम बिस्मथाइड बनते हैं। और इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपको पता है कि ये -3 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप इनको बाइनरी तत्व यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स के रूप में लिखते हैं। अब आप आते हैं लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। वो एजेंट्स आपके जो भी तत्व होंगे वो आप उनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में लिखते हैं। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी आपको पता है कि ग्रुप में आपको ऊपर से नीचे जाने पे आपकी हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो घटती है। आपको पता है अमोनिया NH3 जो होता है वो आपका सबसे स्टेबल हाइड्राइड्स होता है, और ग्रुप में जब जैसे ही आप नीचे जाते हैं उनकी हाइड्राइड्स जो स्टेबिलिटी होती है वो घटती जाती है, तो डिक्रीज़ होती है, आप कह सकते हैं डाउन। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इसी तरह से जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो इंक्रीज़ होता है। और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब वो डिसोशिएट करते हैं या आप कह सकते हैं कि डीकम्बाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उनके अंदर जो पावर की ज़रूरत होती है उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए या
एक्सेप्ट करने के लिए जो पावर की ज़रूरत होती है वो कम होती है, इसके कारण से ये डिक्रीज़ होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे पावर की ज़रूरत होती जाती है आपको उसी तरह से आपका जो इंक्रीजिंग पावर होता है यानी कि रिड्यूसिंग का पावर होता है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि NH3 जो होते हैं वो सिर्फ हाइड्राइड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड्स होते हैं और हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद ये प्रतिक्रिया या ये कैरेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे घटता है।